हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, तो 2024 क्लास 10th के एग्जाम को नजर में रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा में काफी ही मददगार होगी, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो देखिए, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अब अपवर्तन क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं अपवर्तन क्या है। अपवर्तन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है और उस माध्यम से पुनः मुड़कर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आइए हम लोग इसको एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। जैसे कि कोई बर्तन है और उसमें थोड़ा पानी रखा हुआ है, ऊपर से वायु आ रहा, ये हो गया विरल माध्यम, और जो पानी है वो हो गया सघन माध्यम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा का, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है। तो आइए अब इसको समझते हैं हम लोग। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। तो देखिए, इसी में क्वेश्चन रहेगा कि हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसके लिए प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली बता सकते हैं कि CO2, H2O, पर्णहरित और सनलाइट, ये चारों है प्रकाश के क्या कहते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं। इन्हीं चारों की मदद से पौधे भोजन बनाते हैं और इसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, रंध्र तथा वातरंध्र क्या है। तो दोस्तों देखते हैं अब रंध्र। सबसे पहले रंध्र क्या होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। आप लोगों ने किसी पत्ते को जरूर ही देखा होगा और उसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रंध्र। उसके बाद है वातरंध्र। वातरंध्र क्या होता है, पेड़ पौधे के तने पर जो छाल होता है उससे गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वातरंध्र। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, तो हम अब आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक पढ़ चुका, कौन कौन सा होता है आवश्यक घटक। CO2, H2O, क्लोरोफिल, उसके बाद एक और क्या होता है, सनलाइट। ये चारों है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। लेकिन यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होता है। तो दोस्तों जवाब क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2, तथा जल H2O होता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे वातावरण से लेते हैं और जल जो है भूमि से ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड,
उसके बाद जल। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के संघटक के नाम लिखिए। तो रक्त के संघटक के नाम लिखना है। तो रक्त के संगठन निम्न है, प्लाज्मा, पॉइंट नंबर 1 प्लाज्मा। उसके बाद लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता? रेड ब्लड सेल। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिका मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता व्हाइट ब्लड सेल, और इसका जो जीवन काल होता है 10 से 15 दिनों का होता है। और श्वेत रक्त का काम है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के रूप में काम करना। मतलब कोई भी बीमारी अगर आता है तो सबसे पहले ये खड़ा हो जाता है और ये हमें संक्रमण से बचाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संक्रमण से हमें कौन बचाता है? तो डब्ल्यूबीसी बचाता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। दोस्तों प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा काम है। जब कहीं पर ब्लड मतलब हाथ वगैरह कट जाता, हाथ पैर या कुछ भी कट जाता शरीर में, तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, जिससे क्या होता है? ब्लड गिरना कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी प्रक्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं। वे सभी जीव जो किसी अन्य जीवों के शरीर पर या उसके शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसे परजीवी कहा जाता है। जैसे जू जो सिर में रहता है वो हमारे शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करता। उसके बाद और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कवक। कवक क्या होता है कि जो ये जैसे हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, बिना वगैरह या खुजली कर सकते हैं उसको, तो उसमें जो होता है वही होता है कवक, और वो भी हमारे अंदर रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। दोस्तों प्यूरिन जो है सो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग ए से सूचित करते हैं और दूसरा ग्वानिन को जी से सूचित करते हैं। उसके बाद पिरामिडिन। पिरामिडिन भी 2 प्रकार का होता है, एक साइटोसिन जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं और दूसरा थाइमिन जिसे हम लोग टी से सूचित करते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनकी उपस्थिति नाइट्रोजन क्षारक पर निर्भर करती है। आगे चलते हम लोग, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? तो दोस्तों सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। सोडियम को वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें
आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों मैंने तो इस तीनों धातु को एक साथ लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में आते हैं कभी कभी कि सिर्फ सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो पोटेशियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? या तो ये दोनों एक साथ दे देगा कभी कभी कि पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे अगर तीनों पूछे तो तीनों का आंसर एक समान ही होगा। अगर सोडियम को हटा दे, पोटेशियम लिथियम पूछे तो बस यहां सिर्फ बदलना, सोडियम की जगह पर जो पूछेगा, पोटेशियम पूछे तो पोटेशियम, अगर लिथियम पूछे तो लिथियम। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। 24 कैरेट सोना क्या होता है? मेरे दोस्त, शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहा जाता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहा जाता है। यह सोना काफी नर्म होता है। 24 कैरेट सोना जो होता है वह काफी नर्म होता है, जो जिससे हम लोग आभूषण नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आभूषण बनाने के लिए हम लोग 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं, जिसमें 2% कॉपर या तांबा मिलाया जाता है, जिससे वह आभूषण बनाने के लायक बन जाता है। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से देखते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहा जाता है। यह सोना काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। अतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। जब 22 कैरेट का सोना और 2% का तांबा मिलाया जाता तो आभूषण बनाने लायक हो जाता और यह कठोर भी हो जाता। तो दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों वैसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि धातु में चमक होती है, धातु आघात वर्ण होती है, धातु तन्य होती है, लेकिन जब हम लोग को कहे भौतिक गुणों के आधार पर एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो हम लोग अलग अलग परिभाषा एवं अलग अलग अंतर लिखेंगे दोनों में। तो अभी हम लोगों से सवाल किया गया कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, लेकिन रासायनिक आधार पर। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक तरफ धातु लिख देना, एक तरफ अधातु लिख देना। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या कहता। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। इसके ऑपोजिट इधर देखते हैं अधातु क्या होता है। अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है तथा लवण बनाती है, जबकि अधातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, धातुएं धनात्मक आवेश प्रवृत्ति की या प्रकृति की होती है। ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि धातु की धातु जो है सो किस प्रवृत्ति की होती है, तो धनात्मक प्रवृत्ति की होती है धातुएं, जबकि अधातु जो है ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती है। ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, धातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है, जो वैद्युत संयोजक होते हैं। उसके बाद देखते हैं, अधातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है, लेकिन यह सहसंयोजक होते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5, धातु अपचायक होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट देख, अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, धातु जल विलयन में घुलकर धनायन बनाती है। धातु जो होती है सो जल विलयन में घुलकर धनायन बनाती है, और अधातु जलीय विलयन में घुलकर क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी।
यहाँ जलीय विलयन लिख देते और सही रहेगा। जलीय विलयन में घुलकर धनायन बनाएगी और ये अधातु जलीय विलयन में घुलकर ऋणायन बनाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।